जय हिंद दोस्तों। आज हम अफगानिस्तान या इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के इतिहास को जानेंगे। मगर शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अफगानिस्तान आधिकारिक तौर पर द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के चौराहे पर स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी सीमा पूर्व में पाकिस्तान और पश्चिम में दक्षिण ईरान, उत्तर पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान, उत्तर में उज्बेकिस्तान, उत्तर पूर्व में ताजिकिस्तान और उत्तर पूर्व और पूर्व में चीन से लगती है। 6,52,864 वर्ग किलोमीटर, 2,52,092 वर्ग मील भूमि पर कब्जा करने वाला यह देश मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण पश्चिम में मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी है, जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से अलग होते हैं। काबुल देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार 2023 तक अफगानिस्तान की जनसंख्या 43 मिलियन है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सांख्यिकी सूचना प्राधिकरण ने 2020 तक जनसंख्या 32.9 मिलियन होने का अनुमान लगाया है। मोटो ऑफ इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक गैर मान्यता प्राप्त सरकार के तहत संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य की स्थिति, राजधानी और सबसे बड़ा शहर काबुल है। आधिकारिक भाषाएं पश्तो और देरी है। जातीय समूह 2019 अनौपचारिक अनुमान 42% पश्तून, 27% ताजिक, 9% हजारा, 9% उज्बेक, 4% एमाक, 3% तुर्कमेनिस्तान, 2% बलूच, 4% अन्य धर्म 2015, 99.7% इस्लाम ऑफिशियल, 0.3% अन्य गवर्नमेंट यूनिटरी टोटलिटेरियन प्रोविजनल थियोक्रेटिक इस्लामिक एमिरेट। सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा, प्राइम मिनिस्टर हसन अखुंद, चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी। आइए बात करते हैं अफगानिस्तान के इतिहास के बारे में। एक्सकवेशंस ऑफ प्रीहिस्टोरिक साइट्स की खुदाई से पता चलता है कि कम से कम 50,000 साल पहले मनुष्य उस स्थान पर रहते थे जो अब अफगानिस्तान है, और इस क्षेत्र में कृषक समुदाय दुनिया के सबसे शुरुआती समुदायों में से थे। प्रारंभिक ऐतिहासिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण स्थल। कई लोग मानते हैं कि पुरातात्विक स्थलों के ऐतिहासिक मूल्य में अफगानिस्तान की तुलना मिस्र से की जाती है। अफगानिस्तान में पुरा पाषाण पेलियोलिथिक, मध्य पाषाण मेसोलिथिक, नवपाषाण नियोलिथिक, कांस्य और लौह युग की विशिष्ट कलाकृतियां पाई गई है। माना जाता है कि शहरी सभ्यता की शुरुआत 3000 ईसा पूर्व में हुई थी और प्रारंभिक शहर मुंडीगाक देश के दक्षिण में कंधार के पास हेलमंद संस्कृति का केंद्र था। हाल के निष्कर्षों से पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता आधुनिक अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। उत्तरी अफगानिस्तान में शोर्टुगई में ऑक्सस नदी पर एक सिंधु घाटी स्थल पाया गया है। 2000 ईसा पूर्व के बाद मध्य एशिया से अर्ध खानाबदोश लोगों की क्रमिक लहरें दक्षिण की ओर अफगानिस्तान की ओर बढ़ने लगी। उनमें से कई इंडो यूरोपीय भाषी इंडो ईरानी भी थे। ये जनजातियां बाद में एक कैस्पियन सागर के उत्तर के क्षेत्र से होते हुए दक्षिण एशिया, पश्चिमी एशिया और यूरोप की ओर स्थानांतरित हो गई। उस समय इस क्षेत्र को एरियाना कहा जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक एकेमेनिड्स ने मेड्स को उखाड़ फेंका और अर्कोसिया, एरिया और बैक्ट्रिया को अपनी पूर्वी सीमाओं में शामिल कर लिया। फारस के डेरियस प्रथम की कब्र पर एक शिलालेख में उन 29 देशों की सूची में काबुल घाटी का उल्लेख है जिन पर उसने विजय प्राप्त की थी। आधुनिक दक्षिणी अफगानिस्तान में कंधार के आसपास अर्कोसिया का क्षेत्र मुख्य रूप से पारसी हुआ करता था और अवेस्ता को फारस में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, और इस प्रकार कुछ लोग इसे पारसी धर्म की दूसरी मातृभूमि मानते हैं। गौगामेला की लड़ाई में फारस के डेरियस तीसरे को हराने के बाद सिकंदर महान और उसकी मैसेडोनियन सेना 330 ईसा पूर्व में अफगानिस्तान पहुंची थी। अलेक्जेंडर के संक्षिप्त कब्जे के बाद सेल्यूसिड साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य ने 305 ईसा पूर्व तक इस क्षेत्र को नियंत्रित किया, जब उन्होंने गठबंधन संधि के हिस्से के रूप में इसका अधिकांश भाग मौर्य साम्राज्य को दे दिया।
मौर्यों ने लगभग 150 ईसा पूर्व में उखाड़ फेंकने तक हिंदू कुश के दक्षिण के क्षेत्र को नियंत्रित किया। अशोक का शासन समाप्त होने के 60 साल बाद उनका पतन शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीको बैक्ट्रियनों ने हेलेनिस्टिक विजय प्राप्त की। इसका अधिकांश हिस्सा जल्द ही टूट गया और इंडो ग्रीक साम्राज्य का हिस्सा बन गया। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के अंत में इंडो सीथियनों द्वारा उन्हें पराजित किया गया और निष्कासित कर दिया गया। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान सिल्क रोड दिखाई दिया और अफगानिस्तान व्यापार के साथ फला फूला। चीन, भारत, फारस और उत्तर में बुखारा, समरकंद और वर्तमान उज्बेकिस्तान के खिवा शहरों तक के मार्गों के साथ इस केंद्र बिंदु पर वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान होता था, जैसे चीनी रेशम, फारसी चांदी और रोमन सोना, जबकि वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र में मुख्य रूप से बदख्शां क्षेत्र से लापिस लाजुली पत्थरों का खनन और व्यापार होता था। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान पार्थियन साम्राज्य ने इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया, लेकिन इसे अपने इंडो पार्थियन जागीरदारों के हाथों खो दिया। पहली शताब्दी के मध्य से अंत तक अफगानिस्तान में केंद्रित विशाल कुषाण साम्राज्य बौद्ध संस्कृति का महान संरक्षक बन गया, जिससे बौद्ध धर्म पूरे क्षेत्र में फला फूला। तीसरी शताब्दी ईसवी में सस्सानिड्स ने कुषाणों को उखाड़ फेंका। हालांकि इंडो सासानिड्स ने क्षेत्र के कम से कम कुछ हिस्सों पर शासन करना जारी रखा। उनके बाद किदाराइट्स आए, जिनकी जगह हेफ्थलाइट्स ने ले ली। 7वीं शताब्दी में इनका स्थान तुर्क शाही ने ले लिया। 870 में सैफरिड्स द्वारा क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने से पहले काबुल की बौद्ध तुर्क शाही का स्थान एक हिंदू राजवंश ने ले लिया था। इस हिंदू राजवंश को हिंदू शाही कहा जाता था। देश के अधिकांश पूर्वोत्तर और दक्षिणी क्षेत्रों में बौद्ध संस्कृति का प्रभुत्व रहा। 642 ईस्वी में अरब मुसलमान हेरात और जरांज में इस्लाम लेकर आए और पूर्व की ओर फैलना शुरू कर दिया। जिन मूल निवासियों से उनका सामना हुआ, उनमें से कुछ ने इसे स्वीकार कर लिया, जबकि अन्य ने विद्रोह कर दिया। इस्लाम के आगमन से पहले यह क्षेत्र विभिन्न मान्यताओं और पंथों का घर हुआ करता था, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर पारसी धर्म, बौद्ध धर्म या ग्रीको बौद्ध धर्म, प्राचीन ईरानी धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म जैसे प्रमुख धर्मों के बीच समन्वय होता था। क्षेत्र में समन्वयवाद का एक उदाहरण यह होगा कि लोग बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, लेकिन फिर भी अहुरा मजदा, लेडी नाना, अनाहिता या मिहर, मिथ्रा जैसे स्थानीय ईरानी देवताओं की पूजा करते थे और ग्रीक देवताओं को बुद्ध के रक्षक के रूप में चित्रित करते थे। जुनबिल्स और काबुल शाही पर पहली बार 870 ईस्वी में जरांज के सफारिद मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। बाद में सैमनिड्स ने हिंदू कुश के दक्षिण में अपना इस्लामी प्रभाव बढ़ाया। गजनवी 10वीं शताब्दी में सत्ता में आए। 11वीं शताब्दी तक गजनी के महमूद ने शेष हिंदू शासकों को हरा दिया था और काफिरिस्तान को छोड़कर व्यापक क्षेत्र का प्रभावी रूप से इस्लामीकरण कर दिया था। महमूद ने गजनी को एक महत्वपूर्ण शहर बनाया और इतिहासकार अल-बिरूनी और कवि फिरदौसी जैसे बुद्धिजीवियों को संरक्षण दिया। गजनवी राजवंश को घुरिदों ने उखाड़ फेंका, जिनकी वास्तुकला उपलब्धियों में जाम की सुदूर मीनार भी शामिल थी। 1215 में ख्वारजमियन राजवंश द्वारा विजय प्राप्त करने से पहले घुरिदों ने एक सदी से भी कम समय तक अफगानिस्तान पर नियंत्रण किया था। 1219 ईस्वी में चंगेज खान और उसकी मंगोल सेना ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि उसके सैनिकों ने हेरात और बल्ख के ख्वारजमियन शहरों के साथ साथ बामियान को भी नष्ट कर दिया था। मंगोलों द्वारा किए गए विनाश ने कई स्थानीय लोगों को कृषि प्रधान ग्रामीण समाज में लौटने के लिए मजबूर कर दिया। मंगोल शासन उत्तर पश्चिम में इल्खानेट के साथ जारी रहा, जबकि खिलजी राजवंश ने तैमूर उर्फ तामिरलैन के आक्रमण तक हिंदू कुश के दक्षिण में अफगान आदिवासी क्षेत्रों पर शासन किया, जिसने 1370 में तिमुरिड साम्राज्य की स्थापना की। शाहरुख के शासन के तहत शहर हेरात ने तिमुरिड पुनर्जागरण के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य किया, जिसकी महिमा
सांस्कृतिक पुनर्जन्म के केंद्र के रूप में इतालवी पुनर्जागरण के फ्लोरेंस से मेल खाती थी। 16वीं सदी की शुरुआत में बाबर फरगना से आया और अरघुन राजवंश से काबुल पर कब्जा कर लिया। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले अफगान लोदी राजवंश पर विजय प्राप्त की। 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच बुखारा के उज्बेक खानटे, ईरानी सफाविद और भारतीय मुगलों ने क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर शासन किया। मध्ययुगीन काल के दौरान अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को क्षेत्रीय नाम खुरासान से संदर्भित किया जाता था, जो आमतौर पर 19वीं शताब्दी तक मूल निवासियों के बीच अपने देश का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता था। होटाक डायनेस्टी 1709 में स्थानीय घिलजई आदिवासी नेता मीरवाइस होटक ने सफाविद के खिलाफ सफलतापूर्वक विद्रोह किया। उन्होंने सफाविद के अधीन कंधार के जॉर्जियाई गवर्नर गुरगिन खान को हराया और अपना राज्य स्थापित किया। 1715 में मीरवाइस की मृत्यु हो गई और उनके भाई अब्दुल अजीज ने उनका उत्तराधिकारी बना लिया, जिन्हें जल्द ही मीरवाइस के बेटे महमूद ने संभवतः सफाविद के साथ शांति पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाने के लिए मार डाला था। महमूद ने 1722 में फारस की राजधानी इस्फान में अफगान सेना का नेतृत्व किया और गुलनाबाद की लड़ाई के बाद शहर पर कब्जा कर लिया और खुद को फारस का राजा घोषित कर दिया। 1729 में दमघन की लड़ाई के बाद नादिर शाह द्वारा अफगान राजवंश को फारस से बाहर कर दिया गया था। 1738 में नादिर शाह और उसकी सेना ने कंधार की घेराबंदी में शाह हुसैन होटक से कंधार पर कब्जा कर लिया, जो आखिरी होटक गढ़ था। इसके तुरंत बाद फारसी और अफगान सेनाओं ने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने अपने 16 वर्षीय कमांडर अहमद शाह दुर्रानी के साथ, जिसने इन अभियानों में उसकी सहायता की थी, दिल्ली को लूट लिया था। 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई। दुरानी एम्पायर 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह दुर्रानी 4000 पश्तूनों की एक टुकड़ी के साथ कंधार लौट आए थे। अब्दालियों ने अहमद शाह को अपने नए नेता के रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। 1747 में अपने सिंहासनारोहण के साथ अहमद शाह ने मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और उसके बाद खत्म हो रहे अफशरीद साम्राज्य के खिलाफ कई अभियानों का नेतृत्व किया था। अहमद शाह ने मुगल द्वारा नियुक्त गवर्नर नासिर खान से काबुल और पेशावर पर कब्जा कर लिया था। अहमद शाह ने 7750 में हेरात पर कब्जा कर लिया था और 7752 में कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया था। अहमद शाह ने खुरासान में 2 अभियान चलाए थे, 7750 से 7751 और 1754 से 1755। उनके पहले अभियान में मशहद की घेराबंदी देखी गई थी, हालांकि उन्हें मजबूर होना पड़ा था 4 महीने के बाद पीछे हटना। नवंबर 1750 में वह निशापुर की घेराबंदी करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह शहर पर कब्जा करने में असमर्थ रहा और 1751 की शुरुआत में उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अहमद शाह 1754 में वापस लौट आया। उसने तून पर कब्जा कर लिया और 23 जुलाई को उसने एक बार फिर मशहद की घेराबंदी कर दी। 2 दिसंबर को मशहद का पतन हो गया था, लेकिन 1755 में शाहरुख को फिर से नियुक्त किया गया था। उन्हें अफगानों को तोरशिज, बखर्ज, जाम, खफ और तुर्बत हैदरी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, साथ ही अफगान संप्रभुता स्वीकार करने के लिए भी। इसके बाद अहमद शाह ने एक बार फिर निशापुर की घेराबंदी की और उस पर कब्जा कर लिया। अहमद शाह ने 77 से शुरू होकर अपने शासनकाल के दौरान 8 बार भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी को पार करते हुए उनकी सेनाओं ने लाहौर को लूट लिया और दुर्रानी क्षेत्र में समाहित कर लिया। वह मनुपुर की लड़ाई 1648 में मुगल सेनाओं से मिले, जहां वह हार गए और अफगानिस्तान वापस लौटने के लिए मजबूर हो गए। वह अगले वर्ष 749 में वापस लौटे और लाहौर और पंजाब के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसे इस अभियान के लिए अफगान जीत के रूप में प्रस्तुत किया। 749 से 767 तक अहमद शाह ने 6 और आक्रमणों का नेतृत्व किया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अंतिम आक्रमण था।
पानीपत की तीसरी लड़ाई ने उत्तरी भारत में शक्ति शून्यता पैदा कर दी, जिससे मराठा विस्तार रुक गया। अक्टूबर 1772 में अहमद शाह दुर्रानी की मृत्यु हो गई और उत्तराधिकार को लेकर गृह युद्ध छिड़ गया। उनके नामित उत्तराधिकारी तैमूर शाह दुर्रानी अपने भाई सुलेमान मिर्जा की हार के बाद उनके उत्तराधिकारी बने। शाह वली खान और हुमायूं मिर्जा के नेतृत्व वाले गठबंधन को हराकर नवंबर 1772 में तैमूर शाह दुर्रानी सिंहासन पर बैठे। तैमूर शाह ने काबुल और कंधार में दुर्रानी सरदारों और प्रभावशाली आदिवासी नेताओं को हटाकर अपनी और अपने प्रति वफादार लोगों की ओर शक्ति को मजबूत करके अपना शासन शुरू किया। तैमूर शाह के सुधारों में से एक दुर्रानी साम्राज्य की राजधानी को कंधार से काबुल स्थानांतरित करना था। तैमूर शाह ने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई सिलसिलेवार विद्रोह लड़े और उन्होंने अपने पिता की तरह पंजाब में सिखों के खिलाफ अभियानों का नेतृत्व भी किया, हालांकि अधिक सफलतापूर्वक। इस अभियान के दौरान उनकी लड़ाई का सबसे प्रमुख उदाहरण वह था जब उन्होंने जंगी खान दुर्रानी के नेतृत्व में अपनी सेना का नेतृत्व किया, जिसमें कुल मिलाकर 18,000 से अधिक अफगान, कैजलबाश और मंगोल घुड़सवार थे, 60,000 से अधिक सिख पुरुषों के खिलाफ। इस लड़ाई में सिखों को 30,000 से अधिक की हानि हुई और पंजाब क्षेत्र में दुर्रानी का पुनरुत्थान हुआ। 1762 में अहमद शाह की मृत्यु के बाद दुर्रानी ने मुल्तान खो दिया। इस जीत के बाद तैमूर शाह मुल्तान की घेराबंदी करने और उस पर दोबारा कब्जा करने में सक्षम हो गया। उसे एक बार फिर से दुर्रानी साम्राज्य में शामिल कर लिया। मुल्तान की घेराबंदी 1818 तक इसे एक प्रांत के रूप में फिर से एकीकृत किया। मई 1793 में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जमान शाह दुर्रानी ने तैमूर शाह का उत्तराधिकारी बना लिया। हालांकि तैमूर शाह के 24 से अधिक बेटे थे, जिसने उत्तराधिकार संकट को लेकर साम्राज्य को गृहयुद्ध में झोंक दिया। जमान शाह दुर्रानी अपने पिता तैमूर शाह दुर्रानी की मृत्यु के बाद दुर्रानी सिंहासन पर बैठे। उनके भाइयों महमूद शाह दुर्रानी और हुमायूं मिर्जा ने उनके खिलाफ विद्रोह किया। हुमायूं कंधार में और महमूद शाह हेरात में केंद्रित थे। जमान शाह हुमायूं को हरा देगा और महमूद शाह दुर्रानी की वफादारी को मजबूर कर देगा। सिंहासन पर अपनी स्थिति सुरक्षित करते हुए जमान शाह ने पंजाब में 3 अभियानों का नेतृत्व किया। पहले 2 अभियानों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, लेकिन संभावित कज्जार आक्रमण के बारे में जानकारी मिलने के कारण वह पीछे हट गया। जमान शाह ने विद्रोही रणजीत सिंह से निपटने के लिए 1800 में पंजाब के लिए अपना तीसरा अभियान शुरू किया। हालांकि उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और जमान शाह का शासन महमूद शाह दुर्रानी द्वारा समाप्त कर दिया गया। हालांकि अपने शासनकाल के 2 साल से भी कम समय में महमूद शाह दुर्रानी को उनके भाई शाह शुजा दुर्रानी ने 13 जुलाई 1803 को अपदस्थ कर दिया था। शाह शुजा ने दुर्रानी क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास किया था, लेकिन निमला की लड़ाई 1809 में उनके भाई द्वारा उन्हें अपदस्थ कर दिया गया था। महमूद शाह दुर्रानी ने शाह शुजा को हरा दिया और उसे भागने के लिए मजबूर कर दिया और फिर से सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उनका दूसरा शासनकाल 3 मई 1909 को शुरू हुआ। बारकज़ई डायनेस्टी एंड ब्रिटिश वॉर्स 19वीं सदी की शुरुआत तक अफगान साम्राज्य पश्चिम में फारसियों और पूर्व में सिख साम्राज्य से खतरे में था। बाराकज़ई जनजाति के नेता फतेह खान ने अपने कई भाइयों को पूरे साम्राज्य में सत्ता के पदों पर स्थापित किया। 1818 में महमूद शाह द्वारा फतेह खान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिणाम स्वरूप फतेह खान के भाइयों और बाराकज़ई जनजाति ने विद्रोह कर दिया और गृह युद्ध छिड़ गया। इस अशांत अवधि के दौरान अफगानिस्तान कई राज्यों में विभाजित हो गया, जिनमें कंधार की रियासत, हेरात के अमीरात, कुंदुज के खानटे, मैमाना खानटे और कई अन्य युद्धरत राज्य शामिल थे। सबसे प्रमुख राज्य काबुल अमीरात था, जिस पर दोस्त मोहम्मद खान का शासन था। दुर्रानी साम्राज्य के पतन के साथ और हेरात में शासन करने के लिए सदोजाई राजवंश के निर्वासन के साथ पंजाब और कश्मीर सिख साम्राज्य के शासक रणजीत सिंह से हार गए, जिन्होंने मार्च 1223 में
खैबर पख्तूनख्वा पर आक्रमण किया और शहर पर कब्जा कर लिया। नौशेरा की लड़ाई के बाद पेशावर। 1834 में दोस्त मोहम्मद खान ने कई अभियानों का नेतृत्व किया। सबसे पहले जलालाबाद में अभियान चलाया और फिर शुजा उल मुल्क के अभियान में शाह शुजा दुर्रानी और अंग्रेजों को हराने के लिए कंधार में अपने प्रतिद्वंद्वी भाइयों के साथ गठबंधन किया। 1837 में दोस्त मोहम्मद खान ने पेशावर को जीतने का प्रयास किया और अपने बेटे वजीर अकबर खान के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी, जिसके कारण जमरूद की लड़ाई हुई। अकबर खान और अफगान सेना सिख खालसा सेना से जमरूद किले पर कब्जा करने में विफल रहे, लेकिन सिख कमांडर हरि सिंह नलवा को मार डाला। इस प्रकार अफगान सिख युद्ध समाप्त हो गया। इस समय तक अंग्रेज पूर्व से आगे बढ़ रहे थे। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य के पतन का फायदा उठाते हुए अशांति का दौर चल रहा था, जिसने द ग्रेट गेम के दौरान पहले बड़े संघर्ष में काबुल के अमीरात को शामिल किया था। 133 में एक ब्रिटिश अभियान दल ने कंधार रियासत पर आक्रमण करते हुए अफगानिस्तान में प्रवेश किया और अगस्त 1339 में काबुल पर कब्जा कर लिया। दोस्त मोहम्मद खान ने परवान अभियान में अंग्रेजों को हराया, लेकिन अपनी जीत के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें पूर्व दुर्रानी शासक शाह शुजा दुर्रानी के स्थान पर काबुल का नया शासक बनाया गया, जो वास्तव में अंग्रेजों की कठपुतली था। एक विद्रोह के बाद जिसमें शाह शुजा की हत्या हुई, 1842 में ब्रिटिश भारतीय सेनाओं का काबुल से पीछे हटना और एल्फिंस्टन की सेना का विनाश और काबुल की लड़ाई के दंडात्मक अभियान के कारण उसे बर्खास्त कर दिया गया। अंग्रेजों ने अपने प्रयास छोड़ दिए अफगानिस्तान को अपने अधीन करने का प्रयास करना, जिससे दोस्त मोहम्मद खान को शासक के रूप में वापस आने की अनुमति मिल सके। इसके बाद दोस्त मोहम्मद ने अपने शासनकाल में अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों को एकजुट करने के लिए असंख्य अभियान चलाए, जिसमें आसपास के राज्यों जैसे हजारजात अभियान, बल्ख की विजय, कुंदुज की विजय और कंधार की विजय सहित कई घुसपैठें शामिल थी। दोस्त मोहम्मद ने हेरात के खिलाफ अपने अंतिम अभियान का नेतृत्व किया, उसे जीत लिया और अफगानिस्तान को फिर से एकजुट किया। पुनर्एकीकरण के अपने अभियानों के दौरान उन्होंने प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के बावजूद अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे और 1957 की दूसरी आंग्ल अफगान संधि में उनकी स्थिति की पुष्टि की, जबकि बुखारा और आंतरिक धार्मिक नेताओं ने दोस्त मोहम्मद पर भारत पर आक्रमण करने के लिए दबाव डाला। 1557 का भारतीय विद्रोह। हेरात में अपने सफल अभियान के कुछ सप्ताह बाद जून 1863 में दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों, प्रमुख रूप से मोहम्मद अफजल खान, मोहम्मद आजम खान और शेर अली खान के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। शेर अली ने परिणामी अफगान गृह युद्ध 166 से 169 जीता और 187 में अपनी मृत्यु तक अफगानिस्तान पर शासन किया। अपने अंतिम वर्षों में क्षेत्र में कथित रूसी प्रभाव से लड़ने के लिए ब्रिटिश द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में अफगानिस्तान लौट आए। शेर अली अपने पूर्ववर्तियों दोस्त मोहम्मद खान और वजीर अकबर खान के समान प्रतिरोध पैदा करने के इरादे से उत्तरी अफगानिस्तान में पीछे हट गए। हालांकि उनकी असामयिक मृत्यु के बाद याकूब खान को नया अमीर घोषित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1879 की गंडामक संधि के हिस्से के रूप में ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के विदेशी संबंधों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे यह एक आधिकारिक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। हालांकि एक विद्रोह ने संघर्ष को फिर से शुरू कर दिया और याकूब खान को अपदस्थ कर दिया गया। इस कठिन अवधि के दौरान अब्दुर रहमान खान ने सत्ता में अपनी वृद्धि शुरू की। उत्तरी अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करने के बाद वह अमीर बनने के लिए एक योग्य उम्मीदवार बन गए। अब्दुर रहमान ने काबुल पर चढ़ाई की और उन्हें अमीर घोषित कर दिया गया, जिसे अंग्रेजों ने भी मान्यता दे दी। अयूब खान के एक और विद्रोह ने ब्रिटिशों को खतरे में डाल दिया, जहां विद्रोहियों ने माईवांड की लड़ाई में ब्रिटिश सेनाओं का सामना किया
और उन्हें हरा दिया। अपनी जीत के बाद अयूब खान ने असफल रूप से कंधार को घेर लिया और उनकी निर्णायक हार के साथ दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध का अंत हुआ, जिसमें अब्दुर रहमान ने अमीर के रूप में मजबूती से अपनी जगह पक्की कर ली। 1893 में अब्दुर रहमान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें जातीय पश्तून और बलूच क्षेत्रों को डूरंड रेखा द्वारा विभाजित किया गया था, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आधुनिक सीमा बनाती है। शिया बहुल हजारजात और बुतपरस्त काफिरिस्तान 1891 से 1896 तक अब्दुर रहमान खान द्वारा जीत लिए जाने तक राजनीतिक रूप से स्वतंत्र रहे। उन्हें उनकी विशेषताओं और जनजातियों के खिलाफ उनके क्रूर तरीकों के लिए लौह अमीर के रूप में जाना जाता था। 1901 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्र हबीबुल्लाह खान उनके उत्तराधिकारी बने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब अफगानिस्तान तटस्थ था, हबीबुल्लाह खान की मुलाकात निडरमेयर हेंटिक अभियान में केंद्रीय शक्तियों के अधिकारियों से हुई थी। उन्होंने अफगानिस्तान से यूनाइटेड किंगडम से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने, उनके साथ जुड़ने और हिंदू जर्मन षड्यंत्र के हिस्से के रूप में ब्रिटिश भारत पर हमला करने का आह्वान किया। अफगानिस्तान को केंद्रीय शक्तियों में लाने का प्रयास विफल रहा, लेकिन इससे ब्रिटिशों के साथ तटस्थता बनाए रखने को लेकर जनता में असंतोष फैल गया। फरवरी 1919 में हबीबुल्लाह की हत्या कर दी गई और अंततः अमानुल्लाह खान ने सत्ता संभाली। 1915 से 1916 के अभियानों के कट्टर समर्थक अमानुल्लाह खान ने ब्रिटिश भारत पर आक्रमण किया, तीसरे आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत की और खैबर दर्रे के माध्यम से ब्रिटिश भारत में प्रवेश किया। तीसरे आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति और 19 अगस्त 1919 को रावलपिंडी की संधि पर हस्ताक्षर के बाद अमीर अमानुल्लाह खान ने अफगानिस्तान के अमीरात को एक संप्रभु और पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य घोषित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर सोवियत संघ और वाइमर गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करके अपने देश के पारंपरिक अलगाव को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने 9 जून 1926 को अफगानिस्तान साम्राज्य का गठन करते हुए खुद को अफगानिस्तान का राजा घोषित किया। उन्होंने अपने राष्ट्र को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कई सुधार पेश किए। इन सुधारों के पीछे एक प्रमुख शक्ति महमूद टारजी थे, जो महिलाओं की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अफगानिस्तान के 1923 के संविधान के अनुच्छेद 68 के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। 1923 में दास प्रथा समाप्त कर दी गई। राजा अमानुल्लाह की पत्नी रानी सोरिया इस अवधि के दौरान महिलाओं की शिक्षा और उनके उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थीं। कुछ सुधारों, जैसे कि महिलाओं के लिए पारंपरिक बुर्के का उन्मूलन और सह शिक्षा विद्यालय खोलना, ने कई आदिवासी और धार्मिक नेताओं को अलग थलग कर दिया, जिससे अफगान गृह युद्ध 1928 से 1929 हुआ। राजा अमानुल्लाह ने जनवरी 1929 में गद्दी छोड़ दी और इसके तुरंत बाद काबुल हबीबुल्लाह कलाकानी के नेतृत्व वाली सक्काविस्ट सेना के हाथों में आ गया। अमानुल्लाह के चचेरे भाई मोहम्मद नादिर शाह ने अक्टूबर 1929 में कालाकानी को हराया और मार डाला और राजा नादिर शाह घोषित कर दिया गया। उन्होंने आधुनिकीकरण के लिए अधिक क्रमिक दृष्टिकोण के पक्ष में राजा अमानुल्लाह के सुधारों को त्याग दिया, लेकिन 1933 में अब्दुल खालिक द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद जहीर शाह सिंहासन पर बैठे और 1933 से 2773 तक राजा के रूप में शासन किया। 1444 से 1947 के आदिवासी विद्रोहों के दौरान राजा जहीर के शासन को मजरक जदारान, सलेमई और मिर्जाली खान के नेतृत्व में जरान, सफी, मंगल और वजीर आदिवासियों ने चुनौती दी थी, दूसरों के बीच में, जिनमें से कई अमानुल्लाह के वफादार थे। अफगानिस्तान 1934 में राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। 1930 के दशक में सड़कों, बुनियादी ढांचे का विकास, एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना और शिक्षा में वृद्धि देखी गई। उत्तर में सड़क संपर्क ने बढ़ते कपास और कपड़ा उद्योग में एक बड़ी भूमिका निभाई। देश ने धुरी शक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए।
उस समय अफगान विकास में नाजी जर्मनी की सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी। 1946 तक राजा जहीर ने अपने चाचा की सहायता से शासन किया, जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला और नादिर शाह की नीतियों को जारी रखा। एक अन्य चाचा शाह महमूद खान 1946 में प्रधानमंत्री बने और अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता की अनुमति देने का प्रयोग किया। 1953 में उनकी जगह पश्तून राष्ट्रवादी मोहम्मद दाऊद खान ने ले ली, जिन्होंने पश्तूनिस्तान के निर्माण की मांग की, जिससे पाकिस्तान के साथ अत्यधिक तनावपूर्ण संबंध बन गए। दाऊद खान ने सामाजिक आधुनिकीकरण सुधारों के लिए दबाव डाला और सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध की मांग की। इसके बाद 1964 का संविधान बना और पहले गैर शाही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई गई। जहीर शाह की अपने पिता नादिर शाह की तरह क्रमिक आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रवादी भावना पैदा करने और यूनाइटेड किंगडम के साथ संबंधों में सुधार करते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्रता बनाए रखने की नीति थी। अफगानिस्तान न तो द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार था और न ही शीत युद्ध में किसी शक्ति गुट के साथ जुड़ा था। हालांकि यह बात की प्रतिद्वंद्विता का लाभार्थी था, क्योंकि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने अफगानिस्तान के मुख्य राजमार्गों, हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करके प्रभाव डालने की होड़ की थी। प्रति व्यक्ति आधार पर अफगानिस्तान को किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक सोवियत विकास सहायता प्राप्त हुई। 1973 में जब राजा इटली में थे, दाऊद खान ने एक अकेला तख्तापलट किया और राजशाही को समाप्त करके अफगानिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सोवियत वॉर। अप्रैल 1978 में कम्युनिस्ट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान (पीडीपी) ने तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद दाऊद खान के खिलाफ खूनी तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिसे सौर क्रांति कहा जाता है। पीडीपी ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना की घोषणा की। इसके पहले नेता का नाम पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के महासचिव नूर मोहम्मद टाकी था। इससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी जो नाटकीय रूप से अफगानिस्तान को एक गरीब और एकांत, यद्यपि शांतिपूर्ण देश से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के केंद्र में बदल देगी। पीडीपी ने विभिन्न सामाजिक, प्रतीकात्मक और भूमि वितरण सुधारों की शुरुआत की, जिसने मजबूत विरोध को उकसाया, साथ ही राजनीतिक संतस्तून पर काटैव का अत्याचार भी किया। इससे अशांति फैल गई और 1979 तक देश भर में शासन बलों के खिलाफ गुरिल्ला मुजाहिदीन और छोटे माओवादी गुरिल्लाओं द्वारा छेड़े गए गृहयुद्ध की स्थिति में तेजी से विस्तार हुआ। यह जल्द ही एक छद्म युद्ध में बदल गया, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने इन विद्रोहियों को गुप्त प्रशिक्षण केंद्र प्रदान किए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के माध्यम से उनका समर्थन किया और सोवियत संघ ने पीडीपी शासन का समर्थन करने के लिए हजारों सैन्य सलाहकार भेजे। इस बीच पीडीपी के प्रतिस्पर्धी गुटों, प्रमुख खालिक और अधिक उदारवादी परचम के बीच शत्रुतापूर्ण घर्षण बढ़ रहा था। अक्टूबर 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री हिल्ला अमीन द्वारा आयोजित आंतरिक तख्तापलट में पीडीपी महासचिव टाकी की हत्या कर दी गई, जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नए महासचिव बने। अमीन के तहत देश में स्थिति खराब हो गई और हजारों लोग लापता हो गए। अमीन की सरकार से ऐसा न होकर सोवियत सेना ने दिसंबर 1979 में काबुल की ओर बढ़ते हुए देश पर आक्रमण किया और अमीन को मार डाला। एक सोवियत संगठित शासन, जिसका नेतृत्व परचम के बबाका कामल ने किया, लेकिन जिसमें दोनों गुट परचम और कालका शामिल थे, ने शून्य को भर दिया। सोवियत अफगान युद्ध की शुरुआत को चिन्हित करते हुए कार्मल के तहत अफगानिस्तान को स्थिर करने के लिए अधिक संख्या में सोवियत सैनिकों को तैनात किया गया था। 9 वर्षों तक चले इस युद्ध में 5,62,000 से 20 लाख आगों की मौत हुई। टेम्पलेट अत्यधिक उद्धरण इनालिया को हटाने पर विचार किया जा रहा है। अत्यधिक उद्धरण और लगभग 6 मिलियन लोग विस्थापित हुए, जो बाद में अफगानिस्तान से भाग गए, मुख्य रूप से पाकिस्तान और ईरान में। 148 भारी हवाई बमबारी ने कई ग्रामीण गांवों को नष्ट कर दिया, लाखों बारूदी सुरंगें बिछाई गईं और हेरात और कंधार जैसे कुछ शहर भी बमबारी से क्षतिग्रस्त हो गए। सोवियत वापसी के बाद 1992 में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मोहम्मद नजीबुल्लाह के नेतृत्व में कम्युनिस्ट शासन के पतन तक गृह युद्ध जारी रहा। सोवियत अफगान युद्ध का अफगानिस्तान पर भारी सामाजिक प्रभाव पड़ा। समाज के सहिकाना के कारण भारी सशस्त्र पुलिस, निजी अंगरक्षक,
खुले तौर पर सशस्त्र नागरिक सुरक्षा समूह और ऐसी अन्य चीजें अफगानिस्तान में दशकों तक आदर्श बन गईं। पारंपरिक सत्ता संरचना पादरी, समुदाय के बुजुर्गों, बुद्धिजीवियों और सेना से हटकर शक्तिशाली सरदारों के पक्ष में चली गई थी। पोस्ट कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट, विभिन्न मुजाहिदीन गुटों के नेताओं के बीच एक निष्क्रिय गठबंधन सरकार के निर्माण के बाद एक और गृह छिड़ गया। अराजकता और गोटे अंदरूनी कलह की स्थिति के बीच विभिन्न मुजाहिदीन गुटों ने बड़े पैमाने पर बलात्कार, हत्या और जबरन वसूली को अंजाम दिया, जबकि काबुल पर भारी बमबारी हुई और लड़ाई से आंशिक रूप से नष्ट हो गया। विभिन्न नेताओं के बीच कई असफल सुलह और गठबंधन हुए। तालिबान सितंबर 1994 में पाकिस्तान में इस्लामिक मदरसों, स्कूलों के छात्रों, तालिब के एक आंदोलन और मिलिशिया के रूप में उभरा, जिसे जल्द ही पाकिस्तान से सैन्य समर्थन प्राप्त हुआ। उस वर्ष कंधार शहर पर कब्जा करते हुए उन्होंने और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और आखिरकार 1996 में काबुल से रब्बानी सरकार को बाहर निकाल दिया, जहां उन्होंने एक अमीरात की स्थापना की। इस्लामी शरिया कानून की व्याख्या को कठोर रूप से लागू करने के लिए तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई, जिसके परिणामस्वरूप कई अफगानों, विशेषकर महिलाओं के साथ क्रूर व्यवहार किया गया। अपने शासन के दौरान तालिबान और उनके सहयोगियों ने अफगान नागरिकों के खिलाफ नरसंहार किया, भूखे नागरिकों को संयुक्त राष्ट्र की खाद्य आपूर्ति से वंचित कर दिया और झुलसी हुई धरती की नीति अपनाई, उपजाऊ भूमि के विशाल क्षेत्रों को जला दिया और हजारों घरों को नष्ट कर दिया। काबुल के तालिबान के हाथों में पड़ने के बाद अहमद शाह मसूद और अब्दुल रशीद दोस्तम ने तालिबान का विरोध करने के लिए उत्तरी गठबंधन का गठन किया, जिसमें बाद में अन्य लोग भी शामिल हो गए। 1997 और 1998 में मजार शरीफ की लड़ाई के दौरान दोस्तम की सेना तालिबान से हार गई थी। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ ने उत्तरी गठबंधन को हराने में तालिबान की मदद करने के लिए हजारों पाकिस्तानियों को भेजना शुरू किया। 2000 तक नॉर्दर्न अलायंस ने पूर्वोत्तर में स्थित केवल 10% क्षेत्र को नियंत्रित किया। 9 सितंबर 2001 को पनाज़िया घाटी में 2 अरब आत्मघाती हमलावरों ने मसूद की हत्या कर दी थी। 1990 और 2001 के बीच आंतरिक संघर्षों में लगभग 4 लाख अफगानी मारे गए। ने तालिबान को सत्ता से हटाने के लिए अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, क्योंकि उन्होंने 11 सितंबर के हमलों के मुख्य संदिग्ध ओसामा बिन लादेन को सौंपने से इनकार कर दिया था, जो तालिबान का अतिथि था और अपने अलकायदा का संचालन कर रहा था। अफगानिस्तान में नेटवर्क, अधिकांश अफगानों ने अमेरिकी आक्रमण का समर्थन किया। प्रारंभिक आक्रमण के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने अलकायदा के प्रशिक्षण शिविरों पर बमबारी की और बाद में उत्तरी गठबंधन के साथ काम करते हुए तालिबान शासन समाप्त हो गया। दिसंबर 2001 में तालिबान सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद हामिद करजई के तहत अफगान अंतरिम प्रशासन का गठन किया गया था। करजई प्रशासन की सहायता करने और बुनियादी सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (सीपा) की स्थापना की गई थी। इस समय तक 2 दशकों के युद्ध के साथ साथ उस समय के भीषण अकाल के बाद अफगानिस्तान में दुनिया में सबसे अधिक शिशु और बाल मृत्यु दर थी, सबसे कम जीवन प्रत्याशा थी, अधिकांश आबादी भूखी थी और बुनियादी ढांचा कमजोर था। खंडहर, कई विदेशी दानदाताओं ने युद्धग्रस्त देश के पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया। जैसे ही गठबंधन सेना ने पुनर्निर्माण प्रक्रिया में मदद करने के लिए अफगानिस्तान में प्रवेश किया, तालिबान ने नियंत्रण हासिल करने के लिए विद्रोह शुरू कर दिया। विदेशी निवेश की कमी, सरकारी भ्रष्टाचार और तालिबान विद्रोह के कारण अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बना हुआ है। अफगान सरकार 2004 में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान नाम से एक संविधान अपनाकर कुछ लोकतांत्रिक संरचनाएं बनाने में सक्षम थी। देश की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, परिवहन और कृषि में सुधार के लिए अक्सर विदेशी दाता देशों के समर्थन से प्रयास किए गए। सीपा बलों ने अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करना भी शुरू कर दिया। 2002 के बाद लगभग 5 मिलियन अफगानों को वापस लाया गया। अफगानिस्तान में मौजूद नाटो सैनिकों की संख्या 2011 में 1,40,000 तक पहुंच गई, जो 2018 में घटकर लगभग 16,000 रह गई। सितंबर 2014 में 2014 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद अशरफ गनी राष्ट्रपति बने, जहां अफगानिस्तान के इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हस्तांतरित की गई। 28 दिसंबर 2014 को नाटो ने औपचारिक रूप से सीपा युद्ध अभियानों को समाप्त कर दिया और पूर्ण सुरक्षा जिम्मेदारी अफगान सरकार को हस्तांतरित कर दी। उसी दिन आईएसएफ के उत्तराधिकारी के रूप में नाटो के नेतृत्व वाले ऑपरेशन अजूरियटा सपोर्ट का गठन किया गया था। अफगान सरकारी बलों को प्रशिक्षित करने और सलाह देने और तालिबान के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए हजारों नाटो सैनिक देश में बने रहे। बॉडी काउंट नामक एक रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अफगानिस्तान में संघर्ष के सभी पक्षों के हाथों लड़ाई के परिणामस्वरूप 1,06,000 से 1,70,000 नागरिक मारे गए थे। 19 फरवरी 2020 को कतर में यूएस तालिबान डील हुई।
यह समझौता महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था जिसके कारण समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बल इनासपा का पतन हुआ। अमेरिका ने नाटकीय रूप से हवाई हमलों की संख्या कम कर दी और तालिबान विद्रोह से लड़ने में इनासपा को महत्वपूर्ण बढ़त से वंचित कर दिया, जिससे काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया। सेकंड तालिबान इरा। नाटो महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने 14 अप्रैल 2021 को घोषणा की कि गठबंधन 1 मई तक अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस लेना शुरू करने पर सहमत हो गया है। नाटो सैनिकों की वापसी शुरू होने के तुरंत बाद तालिबान ने अफगान सरकार के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू कर दिया और धाटे अफगान सरकारी सेनाओं के सामने तेजी से आगे बढ़े। अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्से पर फिर से नियंत्रण हासिल करने के बाद तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति अशरफ गनी सहित कई विदेशी राजनयिकों और अफगान सरकारी अधिकारियों को देश से निकाला गया। उनके साथ कई अफगान नागरिकों ने भागने का प्रयास किया। 17 अगस्त को पहले उपराष्ट्रपति अमाउल सालेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया और अहमद मसूद के साथ पनाज़ा घाटी में कथित तौर पर 6000 जुमा सैनिकों के साथ तालिबान विरोधी मोर्चे के गठन की घोषणा की। हालांकि 6 सितंबर तक तालिबान ने पनाज़ा प्रांत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया था। प्रतिरोध लड़ाके पहाड़ों पर पीछे हट गए थे। सितंबर के मध्य में घाटी में झड़पें बंद हो गईं। युद्ध परियोजना की लागत के अनुसार 2001 और 2021 के बीच संघर्ष में 46,319 नागरिकों सहित 1,76,000 लोग मारे गए। उपसल संघर्ष डेटा कार्यक्रम के अनुसार संघर्ष में कम से कम 2,12,191 लोग मारे गए। हालांकि देश में युद्ध की स्थिति 2021 में समाप्त हो गई, लेकिन तालिबान और इस्लामिक स्टेट की स्थानीय शाखा के साथ साथ तालिबान विरोधी रिपब्लिकन विद्रोह के बीच कुछ क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्ष जारी है। तालिबान सरकार का नेतृत्व सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह काउंडर और कार्यवाहक प्रधानमंत्री हसन काउंडर कर रहे हैं, जिन्होंने 7 सितंबर 2021 को पदभार संभाला था। काउंडर तालिबान के 4 संस्थापकों में से एक हैं और पिछले अमीरात के उप प्रधानमंत्री थे। उनकी नियुक्ति को नामपांठियोम और कट्टायांठियोम के बीच एक समझौते के रूप में देखा गया। एक नई सर्वपुरुष कैबिनेट का गठन किया गया, जिसमें न्याय मंत्री के रूप में अब्दुल हकीम हक्कानी शामिल थे। 20 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को विदेश मामलों के कार्यवाहक मंत्री अमीर खान मुफ्ती से दोहा में उनके आधिकारिक प्रवक्ता सुहेल शाहीन के लिए सदस्य राज्य के रूप में अफगानिस्तान की सीट पर औपचारिक रूप से दावा करने के लिए एक पत्र मिला। संयुक्त राष्ट्र ने पिछली तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी और इसके बजाय तत्कालीन निर्वासित सरकार के साथ काम करना चुना। अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा देश पर कब्जा करने के बाद पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान को अपनी अधिकांश मानवीय सहायता निलंबित कर दी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अपना भुगतान रोक दिया। अक्टूबर 2021 में अफगानिस्तान के 39 मिलियन लोगों में से आधे से अधिक लोगों को भोजन की भारी कमी का सामना करना पड़ा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 11 नवंबर 2021 को रिपोर्ट दी कि अफगानिस्तान आर्थिक और बैंकिंग संकट के कारण व्यापक अकाल का सामना कर रहा था। तालिबान ने भ्रष्टाचार से काफी हद तक निपटा है। अब भ्रष्टाचार निगरानी धारणा सूचकांक में इसे 150वें स्थान पर रखा गया है। कथित तौर पर तालिबान ने सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों में रिश्वतखोरी और जबरन वसूली को भी कम कर दिया है। वहीं देश में मानवाधिकार की स्थिति खराब हो गई है। 2001 के आक्रमण के बाद 5.7 मिलियन से अधिक शरणार्थी अफगानिस्तान लौट आए। हालांकि 2021 में 2.6 मिलियन अफगान शरणार्थी बने रहे, मुख्य रूप से ईरान और पाकिस्तान में, और अन्य 4 मिलियन आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। अक्टूबर 2023 में पाकिस्तानी सरकार ने आगाओं को पाकिस्तान से बाहर निकालने का आदेश दिया। ईरान ने अफगान नागरिकों को वापस अफगानिस्तान भेजने का भी फैसला किया। तालिबान अधिकारियों ने अफगानों के निर्वासन को अमानवीय कृत्य बताते हुए इसकी निंदा की। 2023 के अंत में अफगानिस्तान को मानवीय संकट का सामना करना पड़ा।